सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को संगीता श्रीवास्तव और बुआ का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ बुआ जी, मतलब व्यंजन बनाने का दिन है, मतलब विधि बताने का दिन है, तो तुम बनाने में ही जुट गई। अरे भाई, पहले विषय बता दो, कार्यक्रम कर लो, फिर बाकी काम किया जाएगा। नहीं, मैं कहाँ खो गई, आपको पता है बुआ जी? बारिश की जो बूंदें आज पड़ रही है ना, बिल्कुल रुंझुन रुंझुन सी हो रही है। लेकिन देखो भाई, ऐसा नहीं है, सब जगह नहीं पड़ रही है। बहुत सारे हमारे साथी कह रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे 40 डिग्री तापमान चल रहा है, बहुत गर्मी है। तो भाई मिला जुला मौसम है। हमारा देश इस मामले में बड़ा समृद्ध है और हम लोग बड़े कह सकते हैं रईस है कि सारे मौसम मिल जाते हैं और एक ही समय में कहीं बाढ़ आ रही होती है, कहीं सूखा पड़ रहा होता है, मतलब कहीं गर्मी हो रही होती है, लोग पसीने में नहा रहे होते हैं, तो कोई बारिश की बूंदों में भीग रहा होता है। लेकिन इन सब के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं हमारे साथी सखी सहेली। जी। तो बरसात के मौसम में क्या कुछ सावधानियां हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं और हम भी इस विषय पर हाँ ना जी बुआ जी। और चटपटे व्यंजन तो होंगे ही होंगे, बिल्कुल, कुछ फलारी भी होंगे क्योंकि सावन का सोमवार आ रहा है बहुत सारे स्थान पर, तो उसमें कुछ लोग उपवास रखते हैं, यानी एक समय खाते हैं, तो वो भी बताएंगे। लेकिन बरसात के मौसम में सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं, इसका ख्याल रखेंगे। और नया कॉलेज और नए दोस्त, इस विषय पर भी बात करेंगे आज, है ना? क्या क्या किया जाता है नए कॉलेज में। जी, बिल्कुल। और सखी विशेष में आज हम लेकर आ रहे हैं चित्रकार सीता देवी, जो कि मधुबनी चित्रकला में जानी जाती है चित्रकला के लिए, और जिसको उन्होंने बहुत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। जी।
भाई ये तो मौसम का जो है ना मजा है कि हर तरफ पानी की जो बूंदें गिरती हैं तो ऐसे ही लगता है कि पायल छनक रही है ना। जी जी जी। और सुबह सुबह ऐसे ही पंछी भी जो होते हैं, खास तौर से जो छोटी छोटी चिड़िया लोग होती हैं वो ऐसे चुन 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 करके बोलती हैं, तो ऐसे लगता है खास तौर से बया है या और भी जो छोटी छोटी चिड़िया होती है ना, गौरैया है, टेलर बर्ड है, ऐसी बहुत सारी जो चिड़िया हैं जो नन्ही मुन्नी होती हैं, बड़ी प्यारी प्यारी, वो सब जब बोलती हैं तो ऐसे ही लगता है कहीं से कुछ पाजेब के रुंझुन आ रही है ना। हाँ, और पानी की बूंदें जब उन पर पड़ती हैं, जब पेड़ों पे रहती हैं, तो उनका बस एक जगह से दूसरी जगह जो है टहलना जाना फुदकना बड़ा ही सुंदर है, सुंदर लगता है। और यही सब देखकर तो लोग अपने चित्र में मतलब उसको उकेरते हैं। चित्रकार सीता देवी मधुबनी चित्रकला की हस्ती है मानी जाती हैं। सीता देवी पारंपरिक मधुबनी लोक कला शैली की चित्रकारी या पेंटिंग में दक्ष थी। इनका जन्म 1914 में बिहार राज्य के सहरसा के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। शादी के बाद वो जितवारपुर गांव चली गई और चित्रकारी उन्हें बचपन से ही पसंद थी, इसलिए शुरुआती समय में दरवाजे के बाहर घर आंगन की कच्ची दीवारों पर वो चित्रकारी किया करती थी। हाँ, और धीरे धीरे उनकी रुचि इस कला के प्रति बढ़ती गई और बाद में प्रकृति के सुंदर चित्रण के साथ साथ वो पौराणिक कथाओं, उत्सवों और दैनिक क्रियाकलापों के सुंदर चित्र बनाने लगी। इस कला को खुद तो सीखा ही, साथ में अपनी सखियों, गांव की औरतों को भी चित्रकारी सिखाया। प्रारंभ किया इसे सिखाना और धीरे धीरे गांव में उनकी कला का प्रचार प्रसार होता चला गया। उनके चित्रों में उनके व्यक्तित्व, उनके मतलब कह सकते हैं ना कि हर आदमी की जो व्यक्तित्व है उसमें छलकता है, उसकी अलग पहचान हो जाती है और उसकी एक अलग शैली होती है। तो ऐसी ही उनकी भी कुछ शैली थी, विशेष रूप से रंगों का जो संयोजन होता था वो बहुत सराहनीय होता था। वो उसकी एक तरह से अलग पहचान थी। दिन प्रतिदिन ख्याति उनकी बढ़ती चली गई। आगे वो ऐसी कलाकार बनी जिन्होंने दीवारों पर भित्ति चित्र बनाने के साथ साथ कागज और रेशम के साथ सूती यानी कपास के वस्त्रों पर भी सुंदर चित्रकारी की। सीता देवी जिस दौर की कलाकार थी वो दौर भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का दौर था और इस नज़र से कागज या छोटे कैनवास पर बनी उनकी पेंटिंग से जन जागरण की कार्य में भी सहायता हुई। विशेष रूप से सीता देवी मधुबनी चित्रकला की विशेष चित्रकारी भरनी यानी कि जो भरे हुए चित्र होते थे, जैसे चित्र बनाने में दक्ष थी, जो उनकी खासियत थी। उन्होंने रेखा कला के ऊपर रंग और छायांकन का उपयोग करके भरनी कला को एक नया आयाम दिया, लोकप्रिय बनाया इसे, प्रकृति में व्याप्त सौंदर्य और पौराणिक कथाओं को भी चित्रित किया। और देखो ये सब करते हुए संगीता बेटिया उनकी जो पेंटिंग थी यानी चित्रकलाएं जो थी, कला थी, भारत के साथ साथ फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जापान के संग्रहालयों में संग्रहित है। भारत के राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय में राजनीतिक जो है उनके जो गैलरियां होती हैं उसमें भी उनका जो है काम बहुत लोकप्रिय हुआ और इलाके में मतलब राजनीति में भी उनकी चर्चा हुई। नई दिल्ली के अकबर होटल में भित्ति चित्रों की श्रृंखला बनाने के लिए उन्हें लगभग 1 साल का समय लगा। 1981 में निमंत्रण पर वो जापान भी गईं। और जापान के टोकमाची में मिथिला संग्रहालय को चित्रित और स्थापित करने में उन्होंने मदद की और अपनी इस यात्रा के दौरान जापानी परिदृश्य को भी अपनी कला में उतारा। उन्होंने मधुबनी चित्रकला के विस्तार और इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए कई देशों का दौरा भी किया और बतौर मधुबनी चित्रकार पूरे विश्व में एक तरह से कह सकते हैं कि ख्याति प्राप्त की। उन्होंने अपने गांव जितवारपुर के लिए खूब समाज सेवा भी की। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जो सुविधाएं थी उसके लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया। जाकर वहां बात की। बहुत जगहों पर इन सुविधाओं को मुहैया भी कराने में वो सफल भी रहीं। मधुबनी पेंटिंग के प्रचार प्रसार के लिए युवा कलाकारों को पेंटिंग सिखाने के लिए अनुदान की भी इन्होंने सरकार से सिफारिश की थी। उन्हें बिहार राज्य पुरस्कार, बिहार रत्न, मास्टर क्राफ्ट्समैन, ये कुछ पुरस्कार दिए गए और भी कुछ पुरस्कार थे बुआ जी। हाँ भाई, 1981 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी उन्हें सम्मानित किया गया। 2005 में मधुबनी में उन्होंने अंतिम सांसें ली। लेकिन एक बात बता दें कि जैसा कि बातचीत से कहीं ऐसा न लगे कि उन्होंने ही इस कला की शुरुआत की थी। ये कला बहुत पुरानी है बिहार में। मधुबनी पेंटिंग या चित्रकला है जो मिथिला चित्रकला भी इसे कहते हैं और ये बहुत पुरानी है। यहाँ तक माना जाता है
कि रामचंद्र जी के विवाह के समय में भी जनक जी ने बनवाया था। तो भाई बहुत पुरानी ये कला है, लेकिन उसको जीवित करना, उसको विश्व स्तर तक पहुंचाना, एक अलग शैली देना, ये सीता जी ने किया था। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ। बुआ जी एक ब्रेक ले लेते हैं। हम्म। अरे भाई देखो, ऐसा है कि हम लोग तो फिर हाजिर हो गए, ऐसे ही बरसात जो है फिर से हाजिर हो गई। तो मौसम में जो सावधानी की बात हम कह रहे हैं, हमारे साथी लिख रहे हैं कि अरे बरसात आती है तो है सावधानी बरतने के लिए। यहाँ थोड़ी सी चूक हुई कि छप्पर उड़े, छत टपके, पेड़ गिरे, बिजली का तांडव शुरू, मक्खी मच्छर और भीगने से स्वयं आप पर भी बीमारियों का खतरा गहराया। ध्यान रहे कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। केवल रेलवे के क्षेत्र में नहीं, अभी तो अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए ही। फिर बरसात में
तो विशेष ध्यान अपेक्षित है। तो बरसात में तो बहुत ध्यान देने वाली बात जी। है बुआ जी। और सिर्फ घर का ही नहीं बल्कि ये जो मौसम है ना, हाँ। इसका रुख देख करके उसके बाद ही निकलना पड़ता है कि क्या है। अच्छा, मान लो निकल ही गए तो? हाँ, निकल गए तो फिर। हाँ, तो हमारे साथी यही तो लिख रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को नदियों तालाबों के किनारे जाना अच्छा लगता है। हाँ। वहां जाकर खतरनाक जगहों पर बैठकर सेल्फी लेने का चलन भी बहुत बढ़ गया है। इसमें बहुत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लोगों से अनुरोध है कि जाएं जरूर, परंतु पानी के बीच चट्टानों पर खतरनाक जगह पर सेल्फी लेकर अपनी जान पर न खेलें। तो ये तो बहुत गंभीर बात है और ध्यान देने लायक बात है। बुआ जी, हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि इस मौसम में सावधानियां जो हैं वो बरतनी चाहिए, लेकिन घर और छत की जो निकासी होती है, एक तरह से कह सकते हैं कि उसे साफ कर लेना पानी चाहिए की जो ताकि निकासी, हाँ, जल भराव है वो ना हो सके। और टेरेस पर भी अगर लीकेज वगैरह हो तो उसे ठीक करवा लें, और अगर ज़रूरी ना हो तो बाहर ना जाएं, नौकरी या काम धंधे या बाजार जाएं तो साथ रेन कोट छाता लेकर जाएं। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं मेरे जैसे तो बाहर बिल्कुल नहीं जाना, घर पर ही रहकर विविध भारती के साथ जुड़े रहने में ही समझदारी है। ऐसा क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब ये बात जरूरी, वैसे तो ये हमारा आग्रह है कि विविध भारती से आप जुड़े रहिए, लेकिन ज़रूरी ये है कि घर से बाहर आप बिल्कुल ना निकले, क्योंकि भाई नहीं पता रास्ता, जहाँ पर पानी भरा है रास्ते में वहाँ पर गड्ढा है नहीं है, या कुछ उबड़ खाबड़ है, या कोई ऐसा लोहा निकला है, तो कहीं ना कहीं कोई तकलीफ हो सकती है ना। हाँ, क्योंकि जल भराव हो जाता है ना बुआ जी, तो और समझ में तो आता नहीं। जी, अनजाने जो रास्ते होते हैं बुआ जी, उन पे तो और भी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और जाने पहचाने हो तो भी अचानक से कहीं कोई भी, क्योंकि कमजोर पड़ जाती है सड़क, पटिया है, अगर मान लीजिए सड़क पे कोई पत्थर है वो भी धस सकता है ना, तो इन सब चीजों का ख्याल रखें, है ना। और एक और श्रोता ने लिखा है कि बरसात के मौसम में सबसे पहले पेट का ख्याल और जुबान को संभाल कर रखना चाहिए। अच्छा। और तला हुआ बासी खाना ना खाएं, बाहर से ज़रूरी हो तो ही खाना मंगाएं या बुलवाना चाहिए। सब्जी फल गर्म पानी से या नमक के पानी से धोकर फिर उसका इस्तेमाल करें। शुगर की बीमारी हो या अन्य किसी बीमारी वाले बहुत ध्यान से रहें, पानी कहीं रुकने न दें वरना मच्छर हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। और वैसे तो कोशिश यही करें कि बाहर का ना खाएं, लेकिन इन्होंने जब जबान का कहा तो हमें लगा कि बोलते समय भी ख्याल रखना चाहिए बारिश में। तो यानी कि आपके कहने का मतलब है कि खाने पीने में ख्याल रखें, जबान जो कहे वही ना खाएं, बल्कि जो जरूरी है पेट के लिए बस वही खाएं, है ना। दो मिनट के लिए मैं भी घबरा गई। जैसे छत पर है कोई टायर ट्यूब पड़ा रहता है, जो अक्सर हम लोग कहते हैं, कोई भी ऐसा हम पुराना बर्तन प्लास्टिक का कोई कटोरा आदि छोड़ देते हैं, बोतल पड़ी है उसमें पानी भर जाता है, मच्छर आदि जो है उनके पनपने की जो है ना संभावना बढ़ जाती है। हाँ, तो फिर वो अगर इस तरह की कोई जगह दिखती है तो फिर बुआ जी कुछ केरोसिन यानी मिट्टी का तेल जिसको कहते थे वो सब अगर छिड़क दिया। अभी भी कहते हैं केरोसिन, कहते थे नहीं, अभी भी कहते हैं मिट्टी का तेल। हाँ, मिट्टी का तेल भी अभी भी कहते हैं, घासलेट भी कहते हैं। अच्छा जी। तो जी, उसका छिड़काव किया जा सकता है। और बेहतर यह है कि पानी जहाँ पर भी जमा है उसे निकाल दें, वहाँ पर चूना आदि डाल दें, और भी पाउडर आते हैं जो भी संक्रमण कम करते हैं उन सब का छिड़काव कर दें, है ना। DDT वगैरह भी। हाँ, और चूने का भी कर सकते हैं आप। हाँ, और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि जिस रास्ते पर पानी भरा हुआ हो और वो रास्ता अगर आपके लिए अपरिचित हो, मतलब रोजाना आते जाते ना हो, तो उस रास्ते पर गुजरने से पहले किसी बड़े व्हीकल के गुजरने का इंतजार करें। उस व्हीकल के गुजरने के बाद सब सलामत दिखे तभी आप जाएं। और अगर आगे वाला गया तो और व्हीकल खड़े देखते रहें, और व्हीकल ना आई तो नहीं, अगर मान लीजिए वो नीचे गया तो आप खड़े देखते रहेंगे, भाई ऐसा ना करें। पता रखें, और आसपास कहीं इस तरीके की अगर हो गई है, मतलब गड्ढा आदि हो गया है, तो वहाँ पर अगर आप वहाँ रहते हैं तो कोई ऐसी व्यवस्था कर दें कि ताकि अन्य लोग जो आ रहे हैं तो उन्हें इसकी सूचना मिल सके, या जहाँ पर से इसकी व्यवस्था हो सकती है सरकार प्रशासन आदि में उसकी व्यवस्था ठीक करवा दें। तो ये सब भी हमारी ही जिम्मेदारी है। सावधानियां जो मौसम की है वो तो हम बता ही रहे हैं। पेट बहुत जल्दी ख़राब होता है तो पेट का ज़रूर ख्याल रखें, और अगर बीमार हो ही गए हैं आप
तो भी और सावधानी बरतें। खासतौर से पानी जो है वो पीने का वो साफ होना बहुत ज़रूरी है हाँ, है ना? हाँ, पानी से बहुत संक्रमण होता है, तो जी। पानी और खाना ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान। और साथ ही बुआ जी जैसे मच्छरदानी वगैरह है तो उसका उपयोग करें। जो कॉइल वगैरह आते हैं हाँ। मच्छरों के, उसको बहुत, जहाँ छोटे बच्चे हैं या जो बड़े भी लोग हैं, अगर जो हवा का जो आवागमन है वो पूरी ठीक तरह से नहीं है तो बंद जगहों पर जलाने से बहुत सारा धुआं हो जाता है। तो अरे उससे लो, भी अब तकलीफ जब होती बंद है। जगह पर नहीं जलाएंगे तो उसकी जो खुशबू है वहां नहीं फैलेगी तो मच्छर नहीं भागेगा। खिड़की तो बंद करनी ही पड़ती है। तो फिर तो उसका और भी उपाय है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि आप जैसे कि सोने के 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले जला के कमरा वमरा बंद कर लीजिए। जब सब मच्छर मर जाए तब आप खिड़की वगैरह जलाए, मतलब खोल लीजिए। और खिड़की खोलें तो उसमें जाली लगी हो ताकि पुनः मच्छर अंदर न आ सके। तो व्यवस्था तो आपको अपने घर के हिसाब से करनी पड़ेगी, है ना? जी 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 जी। और जो साफ सफाई है उसका भी बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि जैसे फर्श वगैरह हैं या रसोई घर को रात में इस तरह से छोड़ देने से फिर उसमें भी छोटे छोटे से जो कीटाणु हैं वो पनपने लगते हैं। क्योंकि बरसात के समय में बुआ जी सिर्फ मच्छर का ही नहीं बल्कि जो दूसरे भी जो कीटाणु हैं वो बहुत तेजी से फैलते हैं। बिल्कुल। तो साफ सफाई का चींटी आदि भी बहुत तेजी से आती है। तो साफ सफाई का ख्याल रखें। घर के अंदर सामान हो सके तो कम से कम बाहर रखें। सब चीज ढक कर रखें और चीजों को सामने से हटा कर रखें। नहीं तो मच्छर के बैठने, उनके छुपने की बहुत सारी जगहें जो है हम खुद बना देते हैं। हाँ, है ना? उससे बचिए। तो भाई कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे बाद में ये लगे कि ये क्या हो गया, है ना?
और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फिसलने का डर रहता है, चप्पल घिस जाती है तो गिर सकते हैं आप, कहीं बारिश है तो, या कहीं काई लग जाती है छत पर आदि हम टहलने गए या ज़मीन पे भी गए, सड़क पर मतलब, या घर के लॉन आदि में मतलब रोड पर, तो उसमें काई लगी आपको नहीं पता, फिसल जाता है। तो इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। और बारिश में कुछ एक सामान वगैरह होते हैं ना बुआ जी, हाँ। जो कई बार क्या होता है कि सामान की जैसे भीड़ जैसे नहीं हो जाती है, एक ही जगह पे कुछ 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 रख दिया। अब बारिश के मौसम में कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो उसमें घुस कर छुप कर बैठ जाती हैं। इनसे भी थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो बिजली के उपकरण हैं उनसे भी सावधानियां बरतने की जरूरत तो क्या मतलब दूर रहे? नहीं, तो टीवी तो हम दूर से ही देखते हैं, ट्रांजिस्टर दूर से सुनते हैं, बल्ब से भी दूर रहते हैं, पंखे से भी दूर रहते हैं, फिर नहीं, इनके करीब रहना है। और जो स्विच अरे दूर रहते हैं, करीब क्यों रहेंगे? पंखे से बहुत दूर रहते हैं, कम से कम 4 फीट दूर रहते हैं। तो क्या करना है ये तो बताओ। बुआ जी बिल्कुल, जब कपड़े वपड़े भीगे हों तो फिर इनसे दूर ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ देखो भाई, ऐसा है कि तुम बता नहीं रही हो, बदमाशी कर रही हो, ऐसा नहीं है। कपड़े एक तो भीगे हों तो पता नहीं चलता है, नमी रहती है कहीं ना कहीं, और जो है वो बहुत तेजी से बिजली के लिए सुचालक है। हाँ। अच्छे से उसको आगे बढ़ाती है बिजली को, करंट को खास तौर से। तो टीवी आदि जब साफ करते हैं, भले ही ऑफ है लेकिन आपको नहीं, मतलब बंद है, टीवी बंद है लेकिन उसका जो कनेक्शन प्लग पॉइंट में वो टॉप लगा हुआ है, तो आपको लग रहा है बंद है। ऐसे केटली आती है जैसे ना, जिसमें पानी गर्म करते हैं, तो वो बटन से भी ऑफ होती है लेकिन मेन स्विच से ऑन है। ऐसे हम चार्जर लगा रहने देते हैं। तो ये कुछ उपकरण हैं जो हमें लगता है कि बिल्कुल मतलब निर्जीव से हैं, इनमें कोई हरकत नहीं है, करंट नहीं आ रहा है, लेकिन आपका जब कपड़ा उसमें भीगा हुआ है, आप काम करते करते जो छिट्टा पड़ पड़ के भी जो भीगता है, तो उससे भी बिजली कहीं कहीं करंट उतर सकता है। और ऐसे कई हादसे हुए हैं जिसमें हमारी बहनों को जान से भी हाथ धोना पड़ा है। तो इस बात का ख्याल रखिए कि बिल्कुल मेन स्विच देख लें कि ऑफ है कि नहीं, बंद है कि नहीं, तभी इस तरीके की सफाई करें। और बिजली के बारे में हमारे एक साथी बड़े परेशान हैं कि इन्होंने लिखा है कि बिजली का काम बहुत दुष्कर होता है। बारिश के दिनों में मैं अगर बिजली बंद करा कर भी कार्य किया जाए, फिर भी आकाशीय बिजली जब गरजती है तो अकस्मात ही बिजली का झटका लग सकता है। इसलिए इन्होंने लिखा है कि बारिश हो रही है तो हम घर आ गए हैं, इनका काम ऐसा ही है। और लिखते हैं कि बादाम खा रहे हैं, जो कि बादाम को भून करके बेसन मिलाकर छाना हुआ है, काफ़ी स्वादिष्ट है। तो ये बादाम हमें लगता है उस वाले बादाम में तो नहीं होता है, ये इन्होंने लिखा है मूंगफली के लिए शायद लिखा है, उसको बेसन में लपेट कर तल कर खा रहे हैं। भाई क्या बात है, बड़ी मतलब बहुत स्वादिष्ट व्यंजन आप खा रहे हैं। तो लेकिन जो सावधानी की बात है वो ख्याल रहे। देखिए इनकी तो रोजी रोटी यही है, फिर भी इन्होंने काम को रोका है, तो हमें भी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ बुआ जी, जैसे आयरन ही कर रहे हैं, हाँ। अब तो हमारा देख ले कि हाथ गीला तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या है, बारिश के पानी के छींटे आए, आपके बिस्तर गीला है, नम है, पैर आपका गीला है, चप्पल गीली है, तो कुल मिलाकर ये सब खतरनाक है। और कई बार आलस में वैसे ही लेट जाते हैं, चलो कपड़े कौन बदले, और फिर आयरन कर देते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ख्याल रखिए। और हम ख्याल रखते हैं इस समय ब्रेक का। जी। बुआ जी, हाँ, और भी बातें करेंगे, एक गीत सुन लें क्या? हाँ हाँ बिल्कुल।
साथी छूटे ना। हाय छूटे ना कभी छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना। हाय टूटे ना कभी टूटे ना, लगी तुमसे लगन साथी छूटे ना। चाहे किस्मत हमको ठुकराए, चाहे दुनिया दुश्मन बन जाए, चाहे किस्मत हमको ठुकराए, चाहे दुनिया दुश्मन बन जाए। चाहे सब रूठे तू रूठे ना, लगी तुमसे लगन साथी छूटे ना। हाय छूटे ना कभी छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना। हाय टूटे ना कभी टूटे ना, लगी तुमसे लगन साथी छूटे ना। ये प्रीत के हैं नाजुक धागे, दुनिया की नजर कहीं ना लागे, ये प्रीत के हैं नाजुक धागे, दुनिया की नजर कहीं ना लागे। कोई प्यार हमारा लूटे ना, लगी तुमसे लगन साथी छूटे ना। हाय छूटे ना कभी छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना। हाय छूटे ना कभी छूटे ना, लगी तुमसे लगन साथी छूटे ना। भाई हमारे साथी लिखते हैं, अरे बिजली से लगन लग जाए का तो गड़बड़ है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो इतनी जो है सावधानियां हम बता रहे हैं। लेकिन एक बात और है संगीता बेटे, कल एक हमारे एक साथी ने मैसेज लिखा था, संदेश भेजा था, और वो हम उसको शामिल करना रह गया, समय नहीं मिला। उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे, हमने जैसे बात की थी कि बोतलों में रखना चाहिए, तो उन्होंने लिखा कि हमने ढेर सारा एक डलिया में इकट्ठा किया था बिस्किट के रैपर और ये सब चिप्स के, ब्रेड के, और उसको सब भरा है आज बोतल में एक कोल्ड ड्रिंक के। तो उसमें उन्होंने लिखा कि उनका दाहिने हाथ का अंगूठा दर्द हो रहा है। तो भाई ऐसा है कि छोटी डलिया रखिए, बोतल उसके बगल में रखिए, 2-4 हो जाए इकट्ठा तो 2-4 भरते रहिए। ऐसे नहीं एक साथ आप भरेंगे तो दर्द होगा, फिर आप याद करेंगे कि अच्छा बुआ ने कहा था तो हम इसलिए भर रहे हैं। वैसे आपने बहुत अच्छा किया, और हमारे एक पहले साथी हैं जिन्होंने ये बताया कि ये हम कर रहे हैं, तो हम और सबसे भी उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के कार्य जो है वो करें। सिर्फ कहने भर के लिए हम नहीं कहते, हम भी करते हैं, और आप लोग भी इस तरीके का जरूर करें प्रयास, ताकि पर्यावरण हमारा जो है वो खुशनुमा रहे, है ना। और हाँ, और ये जो प्लास्टिक के जो सामान हैं वो नहीं होंगे, बहेंगे तो नाली भी चोक नहीं होगी, या और कहीं जो है ना पानी जो जमाव होता है वो प्लास्टिक की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिए, आपकी बरसात का मौसम जो है वो अच्छा रहेगा, खुशनुमा हो जाएगा, और इसी तरह से कॉलेज का मैदान भी बड़ा मज़ेदार रहेगा। हाँ। अच्छा, बरसात के मौसम में जो सावधानी है इसको लेकर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश के मौसम में हमेशा सावधानी इन चीज़ों की रखनी चाहिए कि जैसे पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, किसी बिजली के खंभे के पास ना खड़े हों, या जो कच्चे मकान होते हैं उनकी कच्ची दीवारें होती हैं तो बारिश के मौसम में वहाँ पर खड़े होने से बचें। हाँ, कभी भी मतलब गिर सकती हैं या कुछ बिजली, हाँ, आकाशीय बिजली भी, और वैसे तार है तो वो भी बहुत तेजी से करंट उतर जाता है। हाँ जी जी। और कॉलेज की तो बात बड़ी ही निराली सी है। तो कॉलेज जाने का जो, देखिए बुआ जी, जब कॉलेज होता है और जब कॉलेज खुलता है, नई नई किताबें, और उसके पहले से ही
नहीं होता है कि एक मन में कुछ ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि भाई जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कैसे हाँ, दोस्त ये बात मिलेंगे, तो है। कैसे लोग मिलेंगे, है ना, और कैसा क्लास होगा, कितनी भीड़ होगी, कौन से टीचर हैं जो पढ़ाएंगे, और क्या टिफिन लेकर जाना है। तो जो खरीदारियां होती हैं ना, तो वो भी उसी हिसाब से होती बिल्कुल हैं। उसी हिसाब से होती है। हाँ। वैसे अगर स्कूल और कॉलेज की बात करें तो स्कूल के बाद ये उम्मीद रहती है कि कॉलेज में बड़ी आज़ादी ज़्यादा मिल जाएगी और एक यूनिफॉर्म नहीं होगा, बहुत सारे कॉलेज में नहीं रहता है, तो उसका अपना मज़ा रहता है कि अच्छा तरह तरह के कपड़े पहन के जाएंगे, मतलब हर दिन रंग बिरंगे। लेकिन 4 दिन बाद 8 दिन बाद ही लगता है कि भाई वही अच्छा था कि हाँ नीला स्कर्ट और सफ़ेद ब्लाउज पहन के जाते थे, तो निश्चित था कि यही पहन कर जाना है। कम से कम रोज़ अलमारी खोलकर सोचना तो नहीं है कि क्या पहन कर जाएं आज। तो कुछ चीज़ें ये भी रहती है, लेकिन भाई जब नया कॉलेज हो, नए दोस्त भी रहते हैं, तो इंतज़ार उनका भी रहता है कि किसको बनाएंगे दोस्त और कौन बन जाएगा दोस्त, है ना। बड़ी अनजानी सी जगह, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे लोग, अकेलापन भी कभी कभी महसूस होता है कि हाँ। भाई इतने बड़े कॉलेज में जाएंगे और नए नए सब लोग होंगे, तो जाते मन तो तुरंत बातचीत नहीं होने लगेगी ना। बिल्कुल। तो इस वजह से कुछ अकेलापन भी महसूस हो सकता है। तो इस वजह से जो तनाव होता है बुआ जी, हाँ। कह सकते हैं कि जितनी खुशी होती है और थोड़ा बहुत तनाव भी होता है कि भाई किस तरह का माहौल मिलेगा। हाँ, एक भय जो रहता है, एक आशंका सी रहती है कि क्या होगा नए कॉलेज में, नए स्कूल में, ये बात तो है। और कुछ नई चुनौतियां भी होती हैं। हाँ, जैसे हाँ, कंफर्ट जोन, मतलब हम एक कहते हैं ना कि बड़ा सोचते हैं कि कहाँ मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा। हाँ। और उसी की तलाश रहती है कि भाई किसी से बात करें भी तो भी लगता है कि बात करनी चाहिए कि नहीं बात करनी चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। हमारे साथी लिख रहे हैं कि 12वीं के बाद जब पहली बार कॉलेज की दुनिया में प्रवेश होता है तो पढ़ाई के तरीके से लेकर पहनावे, दोस्त सर्कल, नियम तक बहुत कुछ बदल जाता है। और जब हॉस्टल में रहते हैं तो यही दोस्त परिवार भी बन जाते हैं, घर का बना खाना लाकर खिलाते हैं, बीमारी में यही दोस्त हमारा ध्यान रखते हैं। कई दोस्तों से तो जीवन भर का साथ हो जाता है। और एक जमाना ऐसा था ना बुआ जी, हाँ। कि जो बच्चे होते थे, हाँ। वो पास का जो हॉस्टल होता था, वहाँ जाकर बड़े अच्छे अच्छे क्रिकेट मैच भी देखा करते थे। तो अभी भी करते हैं वो लोग। तो ये भी एक थोड़ा एक बदलाव सा लगता है। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ऐसे ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं तो एक ही स्कूल में पढ़ी जिसमें ग्रेजुएशन भी था, पर समय समय पर बचपन के साथी जाते रहे और नए आते रहे। बड़े होते होते तो बहुत सारे बदल चुके थे। शुरू में तो दोस्तों से आना जाना रहा, पर धीरे धीरे सब अलग होते गए, शादियाँ हो गई, सब नानी दादी बन गए बस। पर बचपन की एक सहेली से मेरा अभी तक आना जाना है। तो बड़ी खुशनसीब हैं आप। चलिए, अच्छी बात है। और कितनी सारी जो फोटोज होती हैं वो भी हम संभाल कर रखते हैं जी। तो अब बात तो ये होती है कि भाई कि कॉन्फिडेंस कितना होना चाहिए, आत्मविश्वास कितना होना चाहिए। तो आत्मविश्वास तो ठीक है बुआ जी, लेकिन फिर ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि कई बार अनजानी सी एक डगर होती है, कह सकते हैं कि कॉलेज की जो शुरुआती जिंदगी होती है तो उसमें कहीं धोखा हो सकता है। और नए दोस्त जो होते हैं उनका तो खैर स्वागत, खैर मकदम सब कुछ होता है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी जो विचारधारा होती है उसका भी कहते हैं कि बड़ा इम्पोर्टेंस होता है कि अपने ही विचारधारा के जो लोग होते हैं वो उनको पसंद कर अपना बढ़िया बढ़िया अच्छा सा दोस्त बना लेते हैं, या फ्रेंड्स बन जाती हैं, लड़की बन जाती हैं। कहीं कहीं तो बहुत परीक्षा के समय बड़ी खिंचाई भी होती है, जिसको रैगिंग कहते हैं, उसका भी डर रहता है कहीं ना कहीं कॉलेज में। कहीं कहीं खुशी भी रहती है कि देखते हैं क्या हमारे साथ होता है। और ऐसे में क्या होता है, उन सहेलियों को या उन सखाओं के लिए अच्छा रहता है जिनको गाना आता है, क्योंकि उनको पकड़ के सारे जो सीनियर रहते हैं वो खूब गाने सुनते हैं और वो कहीं ना कहीं लोकप्रिय भी हो जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। स्कूली शिक्षा दूसरे शहर में हुई, इन्होंने लिखा है हमारे पापा का ट्रांसफ़र होने के कारण कॉलेज में एडमिशन दूसरे शहर में लिया, अतः सब कुछ नया था। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में पहले तो बड़ा संकोच रहा, क्योंकि को एजुकेशन कॉलेज था। फिर धीरे धीरे अनेक फ्रेंड्स बन गई, उनमें कुछ से तो कॉलेज पढ़ने तक की दोस्ती रही, कुछ से अभी भी है। अभी कुछ दिन पहले रतलाम शहर जाने पर अपनी कॉलेज की सहेली से मिली, बहुत खुशी हुई। एक हमारे शहर में ही है, जब कभी मिलते हैं पुराने दिनों को बहुत याद करते हैं। तो भाई मिलते ही इसीलिए ना। हाँ, और एक बड़ा सा अच्छा सा लगता है कि भाई वो पुरानी बातें और सब दोस्तों की बातें, कौन कैसा था, क्योंकि तब तो बड़ा अच्छा नहीं लगता ना वो, लेकिन उसके बाद जब याद आता है तो लगता है अरे ये ऐसा था, ये बड़ा अच्छा था, वो बड़ा अच्छा था। तो वही है कि समय बीत जाता है और सब यादें वहीं की वहीं रह जाती हैं जो साथ चलती हैं।
और जो एक कॉलेज कैंपस की बात होती है वो जब हम जाते हैं तो वहाँ कैंपस में किस तरह से क्या जो जगहें हैं उन्हें देख लेना, जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे लाइब्रेरी वगैरह है, खेलते कहाँ पर है, खेल का मैदान कहाँ पर है, फीस आदि कहाँ जमा होती है। अब तो शायद सब चीज़ें ऑनलाइन होती होंगी, लेकिन जैसे कि लाइब्रेरी के जैसे तुमने कहा, ऐसे ही फीस कहाँ जमा होती है, कैंटीन कहाँ है, या बहुत सारी जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ जहाँ होती हैं उसका इंचार्ज कौन है, उसके भी कमरे अलग होते हैं कहीं कहीं। तो उन सारी चीज़ों को देख लेना चाहिए ना। देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और एक चीज़ और है ना बोल कि चूंकि नई जगह रहती है, लोग वाकिफ नहीं रहते एक दूसरे से, इसलिए अचानक से कुछ भी हो सकता है, जिस वजह से एक जो भाषा होती है ना, उस पर भी थोड़ा ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है कि नर्म रहें, नर्म स्वभाव अगर रहे कॉलेज में तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसका परिस्थिति से लेना देना नहीं होता, परिस्थितियों को देखकर उस हिसाब से फिर ख्याल करें। और जो नया माहौल होता है उसमें जो एक बदलाव होता है वो बड़ी तेजी से आता है, क्योंकि जब हम नई जगह पर जाते हैं तो पहले तो सोच के ही जाते हैं भाई ये किस तरह से क्या माहौल होगा, फिर जो बदलाव आता है उससे समझ में तो आता नहीं है, लेकिन वो आत्मसात अपने आप धीरे 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 होता चला जाता है। हाँ, देखो होता चला जाता है। इसीलिए अगर आपको कहीं से घबराहट हो रही है तो इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये माहौल भी आपको स्वीकार कर लेगा और आप इस माहौल को स्वीकार कीजिए, दोनों एक दूसरे का स्वागत करेंगे तो अपने आप जो है वो एक खुशनुमा माहौल बन जाएगा। तो ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि हर समय जो है वो गुजर जाता है। और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। तो पहले गीत सुनेंगे या बातें ही करेंगे? गीत सुन लेते हैं। अच्छा। सजना
बीक के कॉलेज में जा रहे होंगे वो। लेकिन अच्छा लग रहा होगा, नया नया कॉलेज है। बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, लेकिन नए कॉलेज में अगर जा रहे हैं तो वस्त्रों का विशेष ख्याल रखें। हो सकता है कि खास तौर से जब तबादला होता है तो आप किसी नए शहर में जाते हैं, हो सकता है कि जहां आप थे वहां बहुत आधुनिक कपड़े आप पहनते थे, आपका पहनावा ओढ़ावा थोड़ा वैसा था, उस शहर में चलता रहा होगा। लेकिन जहां आप जा रहे हैं अगर वहां नहीं चलता, ऐसा रिवाज नहीं है, तो आप ना पहने, क्योंकि आप फिर आकर्षण का केंद्र बनेंगे या बनेंगी। फिर कहीं ना कहीं उसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, कभी कभी नकारात्मक भी पड़ता है, तो आप हो सकता है परेशान हो जाए। तो थोड़ा सा जहां जिस माहौल में जा रहे हैं अगर उसके हिसाब से जाएंगे तो सहूलियत रहेगी। धीरे धीरे आप अपने फिर स्वरूप में आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसे और सहारा ही मिलता है। सहारा मिलता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग भाई एकदम धारा के विपरीत चलना चाहते हैं, तो भाई ठीक है आप चलिए। तो धारा के विपरीत जो चलते हैं तो जाहिर है कि उन्हें थपेड़े भी बहुत पड़ते हैं, तो उसके लिए तैयार भी रहते हैं। तो ये तो आप पर निर्भर करता है, लेकिन एक सुझाव के तौर पर तो यही कहा जाएगा कि जहां आप जा रहे हैं उस माहौल के अनुरूप बनकर जाएंगे तो आपको सहूलियत रहेगी, है ना? जी। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मेरे सारे दोस्त वही हैं जो स्कूल में पहली कक्षा से थे, आज भी वे सब जुड़े हुए हैं। बच्चे जब कॉलेज में गए उनके नए दोस्त बने। ये उम्र ऐसी है कि जो कभी न किया उस ओर आकर्षित होते हैं, कुछ नया करने को उत्साहित रहते हैं। यहाँ पर कभी कभी गलती भी हो जाती है। मैंने बस एक काम किया था, बच्चों के मित्र और के माता पिता से मिलती रहती हूँ, जिससे हमें बच्चों का अंदाज रहता है कि वो सही राह पर चल रहे हैं। हमने अपने बच्चों पर पूरा विश्वास हमें होना चाहिए, और ये भी बात हम बच्चों को भी बताएं ताकि वे कभी भी गलत करें तो उन्हें ध्यान रहे कि मेरे माता पिता मुझ पर पूरा विश्वास करते हैं, इसलिए मुझे गलत नहीं करना है। तो ये एक अच्छी बात है कि बच्चों से किस तरह से रहना चाहिए जिससे वो अपने मन की सारी बातें जो है वो बताएं, कह सकें। ऐसे ही जैसे हम पहनावे की बात कर रहे थे, कुछ संस्कृति होती है, जैसे कि कुछ स्कूल से बच्चे ऐसे आते हैं कि जहाँ पर जब शिक्षक आते हैं तो सब बच्चे खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर नहीं खड़े होते हैं, तो कभी ऐसा बच्चा कोई खड़ा हो जाता है तो बाकी लोग बहुत हंसते हैं। तो ऐसे में अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो आत्मविश्वास अपना बनाए रखिए। फिर एक के साथ ऐसा ही हुआ था, तो फिर उन्होंने बताया कि फिर हमने शिक्षक का इंतज़ार किया कि जब तक उन्होंने नहीं कहा कि बैठो तब तक मैं नहीं बैठा। तो इस तरीके की जो अच्छी चीज़ें हैं अगर आप पूरे आत्मविश्वास के साथ करेंगे तो हो सकता है कि बाकी लोग उसको सीख जाएं, या अगर उन्होंने मजाक भी बनाया है तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिए और आप अपने ऊपर ठीक से रहें। कभी कभी क्या होता है कि आपके कपड़े उस तरीके के नहीं होते हैं तो लोग आपको थोड़ा सा वैसे देखते हैं कि अरे ये तो बेकार है, लेकिन फिर ऐसे में कमतर समझते हैं। तो ऐसे में आप अपनी पढ़ाई से, अपने हुनर से एक छा जाने वाली स्थिति रखिए और उसमें इतनी मेहनत करिए कि आपको सब लोग, फिर क्या होता है कि ऐसे में अक्सर फिर बाद में वही बच्चे जो हैं वो पीछे पीछे घूमते हैं कि हमें बता दो, ये बता दो, अच्छा नोट्स दे दो, प्लीज दे दो, प्लीज दे दो, है ना? थोड़े समय के बाद फिर पहचान जाते हैं। तो वैसे ही मतलब कुल मिलाकर हमें संगीता बेटिया यही लगता है कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जो है वो सर्वोपरि है। ये पहनावा ओढ़ावा, दिखना दिखाना, ये सब 4 दिन में गायब हो जाता है ना? चलते वही बच्चे हैं आगे जो बहुत अच्छा कॉलेज में भी परफॉर्म करते हैं, स्कूल में भी करते हैं। और एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि मैंने कभी अपने कॉलेज में नए दोस्त नहीं बनाए, पुराने दोस्त ही हैं जो एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। वैसे बहुत नए लड़कों से जान पहचान तो हुई, लेकिन हमारे नए दोस्त नहीं बन सके क्योंकि हम नए दोस्तों के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। तो ये भी होता है कि भाई कैसे हम एडजस्ट कर पाएंगे, किसके साथ किसके साथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे साथी जिन्होंने भी ये लिखा है ये सब, वो सब बहुत ज्यादा सामंजस्य स्थापित करने वाले हैं। अच्छा। अब उसकी वजह बताओ क्यों, हमने कैसे समझ लिया? जी मुझे तो कोई आइडिया नहीं। भाई देखिए, हम आप सब लोग कहीं किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में नहीं मिले, लेकिन सब हम अच्छे मित्र हैं। तो ये जो मित्रता हुई है हमारी, मतलब विविध भारती के माध्यम से, वो कितनी बेमिसाल है। और हमारे सभी साथियों ने जिन्होंने लिखा है, सब आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे से एक दूसरे को दुआ सलाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, उनकी खैर खबर लेते हैं। तो भाई ये जो मित्रता है वो वाकई बहुत अच्छी है। बिना मिले हम इतने अच्छे मित्र हैं, तो हम सभी दोस्तों को सलाम करते हैं, है ना? तो ऐसे बढ़िया से इंस्टीट्यूशन से
बिल्कुल जुड़े हैं। जी हाँ, बिल्कुल जुड़े हैं और जुड़े रहिएगा। जी जी बिल्कुल। और एक और श्रोता ने लिखा है कि कॉलेज में दोस्त बनाने के मामले में अपनी राय है कि सबकी अपनी राय है, और हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं, हमारे माँ बाप ने बड़ी आशाएं रखी हैं। यदि हम रैगिंग से बचे रहेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि हमारी पढ़ाई अच्छी चलेगी। ऐसे किसी ग्रुप से संबंध नहीं रखेंगे जो अलग अलग तरह से जो है पढ़ाई में खलल कह सकते हैं कि डालते हैं। और जो विवेक है अपना उससे काम लें। कॉलेज में नए दोस्तों का चुनाव सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। खराब किस्म के जो दोस्त होते हैं वो आपको खराब ही करेंगे। तो ये आपके दिमाग पर हमेशा छाए रहे, क्योंकि ऐसे कुछ होते हैं मित्र जो हमेशा छाए रहते हैं। बिल्कुल। तो आप अच्छे छात्र बनना चाहते हैं तो कोशिश करिए, कॉलेज में ऐसे भी जो मदद मिलेगी और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो अपना ध्यान हमें जो है वो जैसे कहते हैं ना, मछली की आंख पर एक निर्धारित कर लेना चाहिए, फिक्स कर लेना चाहिए और लक्ष्य वही रखना चाहिए। बाकी चीज़ें तो आती जाती रहती हैं। दोस्त दोस्त होते हैं, काम भी आते हैं, नई जगह है, आपको सामंजस्य स्थापित करना है। कॉलेज में पढ़ना तो है ही भाई, है ना। तो खुश रहिए। हाँ, और बुआ जी रसोई की तरफ भी चलना है। हाँ हाँ, तो गीत सुन लें पहले। बिल्कुल। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर। बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
प्रकृति स्वागत करती है, महबूब आता है, लेकिन भाई जो है प्लेट में नाश्ता तो आप ही को रखना है। हाँ। और शुरुआत करते हैं एक फरारी व्यंजन से। हाँ। तो ऐसा है कि अप्पम सभी जानते हैं, एक तवे जैसा आता है, उसमें छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं, तो इडली का बैटर डाल के लोग बनाते हैं उसको। अच्छा। है ना। तो उसमें क्या करेंगे कि उसके लिए हम एक फलारी बनाएंगे। साबूदाना जो आता है, साबूदाने के दाने को, एक छोटी कटोरी साबूदाना जो है वो आप थोड़ा सूखा भून लीजिए किसी कढ़ाई में या तवे पर, और उसके बाद उसको अलग रख लीजिए। ठंडा हो जाए तो उसको पीस लीजिए। उसके साथ में क्या करेंगे, उससे इस बीच में एक कच्चा आलू एक लेकर उसको पीस लीजिए मिक्सी में, और जब वो पिस जाए तो उसमें ये सूखा साबूदाने का जो पाउडर है वो डाल दीजिए। इसमें नमक डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए खड़ा, और हरी मिर्च अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए। ये हो गया बैटर तैयार, और इसको कम से कम थोड़ा सा आधे घंटे के लिए रख दीजिए। इधर क्या करेंगे कि 2-4 करीब 3 आलू उबाल लीजिए, और आलू उबाल लीजिए, थोड़ी सी मूंगफली भून लीजिए, और मूंगफली को दरबरी पीस लीजिए। उसके बाद आलू को मैश कर लें अच्छी तरीके से, और उसको घी में तड़का लगा के, जीरा डाल के, अगर आप अदरक खाते हैं तो वो, नहीं तो हरी मिर्च डाल के इसका भरावन जैसा बना लीजिए। हरी धनिया डाल लीजिए, जीरा पाउडर डाल लीजिए, और ये एक छोटी छोटी गोलियां इसकी बनाकर रख लीजिए। जितनी भी बनेंगी उतनी बनाकर रख लीजिए। अब क्या है, अप्पम का जो तवा होता है उसको गैस पर चढ़ा लीजिए, आंच पर रख लीजिए, और उन सब में थोड़ा थोड़ा सा घी, बस बहुत आधा या चौथाई चम्मच घी डाल डाल के सब में, और जीरा डाल के ये बैटर डाल दीजिए, आधा भरिएगा। आधा बैटर जब डाल देंगे तो उसमें ये जो गोलियां हमने आलू वाली बनाई हैं, आलू और मूंगफली के दाने वाली, उसको उसमें डालकर थोड़ा सा दबा दीजिए तो वो नीचे चली जाएंगी और ऊपर बैटर आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है ऊपर बैटर तो आप थोड़ा सा बैटर ऊपर से थोड़ा थोड़ा और डाल दीजिए, आधा आधा चम्मच डालेंगे हो जाएगा। उसके बाद उसको ढक दीजिए, थोड़ा पक जाएगा जब तो उसको पलट दीजिए, और जब पलट देंगे तो गोल गोल बॉल जैसा बन जाएगा। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सिक जाएगा। नहीं तो दूसरी तरफ जब आपने पलटा है तो उसके पहले भी उसमें घी आप लगा देंगे तो अच्छा है। पलट दीजिए, ये फलारी जो है आपके अप्पम तैयार हो जाएंगे। आप इस समय सावन के सोमवार में अगर आपका उपवास है तो इसे ज़रूर खाइए। तो ये तो बहुत बढ़िया है। और रगड़ा पैटिस मुंबई का बुआ जी, तो झटपट इसे बता देते हैं कि मटर उसको भिगोनी है आपको, थोड़ा सा उसे उबले हुए आलू वगैरह उसमें मिला लें, और हरी धनिया, अदरक, हरी मिर्च, नमक, ये सबको मिला लें, मटर अच्छे से पका लें, और थोड़ा सा हाथ में तेल लेकर के जो आलू है ना उनकी टिक्की जैसी बना लें। हाँ, और दोनों तरफ से टिक्की को सेक लें तवे पर। हाँ, जो मटर गाढ़ी गाढ़ी बनाकर रखा है उससे पहले प्लेट में रखें, फिर उसके बाद टिक्की रखें, मीठी चटनी उसमें डालें, हरी चटनी डालें, लाल मिर्च पाउडर डालें, थोड़ा सा काला नमक डालें, जीरा पाउडर डालें, चाट मसाला डालें, हरा धनिया डालें, और सेव भी डाल सकते हैं, ऊपर से सेव डाल दें। हाँ, तो ये सब डाल देंगे तो ये बन जाएगा रगड़ा पैटिस। क्या बात है। तो इसको खाइए, ठंडा करके भी आप इसको खा सकते हैं, थोड़ा गरम गरम भी खा सकते हैं, इसका मज़ा लीजिए। फिलहाल हम मज़ा लेते हैं विदा लेने का। हाँ बिल्कुल। सभी को संगीता श्रीवास्तव और बुआ का नमस्कार।